Hello students, semester 4, all subjects, elective paper, human rights. So students, ऑफलाइन क्लास लास्ट वाली आपकी नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपके इस पेपर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एंड दैट टॉपिक डील्स अबाउट नेचुरल राइट्स। आज हम लोग नेचुरल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, राइट्स मतलब अधिकार। प्राकृतिक कहने का मतलब वैसे राइट्स जो जन्म से प्राप्त हैं, यानी क्रिएटर के द्वारा वो प्रदत्त हैं, गॉड के द्वारा वो दिए हुए राइट्स हैं। ऐसे राइट्स जिन्हें कोई कानून, कोई संविधान या कोई देश उनसे अलग नहीं कर सकता है, छीन नहीं सकता है। हाँ, छीन सकता है, ओके, किसी को बंदी बना लिया या किसी के प्रॉपर्टी को हथिया लिया, ये सब हो सकता है, लेकिन वह इनजस्टिस के दायरे में आएगा। ओके, जस्टिस के दायरे में इस नेचुरल राइट्स को कोई छीन या किसी से अलग नहीं कर सकता है। ओके, सो क्या कहोगे आप लोग कि नेचुरल राइट्स आर द राइट्स which are there when you were born. So natural rights are the rights, natural rights are the rights that we have when we are born. यह आइडिया पहली बार एक फेमस उस टाइम के इन द 17th सेंचुरी यानी 1600s में एक डॉक्टर थे, बेसिकली फिजिशियन, कहाँ, इंग्लैंड में। लेकिन वो अपने सेंचुरी के वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर्स में से रहे हैं। उस इंग्लिश फिलोसफर का नाम है जॉन लॉकी, LOCKE, जॉन लॉकी। ओके, तो इन्होंने आइडिया दिया था पहली बार नेचुरल राइट्स का। तो this natural rights, idea of natural rights was discussed by a famous English philosopher John Locke in the 1600s. Locke said that the most important natural rights are life, liberty, and property.
ओके, यह पहली बार जॉन लॉकी ने कहा। क्या कहा? लाइफ से मतलब था उनका कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू लीव, सभी को जीने का अधिकार है। एवरीवन इज, तो एग्जाम में आएगा तो ये सब आप लिखोगे। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू लीव, लिबर्टी से मतलब है everyone is entitled to do anything, okay, they want to do anything they want to do, so long as it doesn't conflict with the right of others। यानी यह स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को वह सब कुछ कर सकने की जिससे किसी दूसरे के अधिकार की क्षति ना होती हो। तो लिबर्टी इज एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू डू एनीथिंग they want to, everyone is entitled to do anything they want to, so long as it does not conflict with the first right। फिर जॉन लॉकी साहब ने प्रॉपर्टी या स्टेट कहिए, इसके भी अधिकार को नेचुरल राइट्स के अधिकार में इन्होंने रखा, क्योंकि यह प्रॉपर्टी जो है वंशानुगत ट्रांसफर होती है। प्रॉपर्टी, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ओन, everyone is entitled to own all they create। उन्होंने जो संपत्ति खुद अर्जित की है उस पर उनका अधिकार है, और गेन थ्रू गिफ्ट और ट्रेड, गिफ्ट से जो मिला, व्यापार से जो मिला, as long as it doesn't conflict with the first two rights। ये पहले के दोनों with the first two rights, जब तक इन दोनों लाइफ और लिबर्टी का उल्लंघन नहीं करते हैं तब तक व्यक्ति को जो उन्होंने अर्जित किया है या गिफ्ट में पाया है, कमाया है, गिफ्ट में पाया है, या व्यापार के माध्यम से जो मुनाफा हुआ है उस पर उनका अधिकार है, जब तक कि वो किसी दूसरे के लाइफ या लिबर्टी के अधिकार को
का उल्लंघन नहीं करते। ओके, तो ये नेचुरल राइट्स इन 3 मुद्दों पर पहली बार डिफाइन किया गया। किनके द्वारा? 17th सेंचुरी में। किसके द्वारा? अभी जो इंग्लिश फिलोसोफर का नाम बताए, लॉकी के द्वारा। ओके, जॉन लॉकी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 2 तरह के राइट्स हैं। एक नेचुरल राइट हो गया, जो कि वो राइट है that are not defined or dependent on the laws or customs of any particular culture, tradition, rules or government. Therefore these laws are universal. ठीक है, तो ये आप डिफिनेशन में लिख सकते हो, यह सेंटेंस भी इंक्लूड कर सकते हो कि natural rights are those that are not defined or dependent on the laws or customs of any particular culture, tradition, rules और गवर्नमेंट। तो ये तीनों जो बातें हैं, किसी को जीने का अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, यह सब जो है यूनिवर्सल है। दुनिया के हर एक देश के हर एक नागरिक को यह जन्म से प्राप्त है। ओके, ये कोई बताने वाली बात नहीं है या किसी कानून में लिखे जाने वाली बात नहीं है कि ऑक्सीजन पर सभी का अधिकार है। तो यह सब अधिकार जो है, यह ना ही निर्भर है किसी कानून पर, that these are not defined, और ना ही यह निर्भर है किसी कानून पर, लॉज पर, या किसी परंपरा पर, किसी कस्टम पर कि ऐसा चला आ रहा है इसलिए आगे भी चलेगा। ये सब बाय डिफॉल्ट है, ये राइट्स। इसलिए these rights are not defined or dependent on the laws or customs of any particular culture। यानी कि हर कल्चर में ये सब राइट्स अंडरस्टूड है। ओके, चाहे कोई भी ट्रेडिशन हो, कोई भी सरकार हो। ओके, तो ये आप लाइन लिख लेना, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि नेचुरल राइट्स आर दोज that are not defined or dependent on the laws or customs of any particular culture, tradition, rules or government. Therefore these rights are universal and inalienable, inalienable। मतलब आप कोई व्यक्ति जन्म लिया तो उसके साथ यह अधिकार अटैच्ड है, अलग नहीं किया जा सकता है। They cannot be reappealed by human laws। हाँ, यह हो सकता है कि इन अधिकार को टेम्पोरली फोर्टिफाई किया जा सके, किया जा सकता है। अगर कोई
किसी दूसरे के कानून का उल्लंघन कर रहा है, किसी दूसरे के अधिकारों का, if somebody is violating someone else's rights, तो इन नेचुरल राइट्स को टेम्पोरली फोर्टिफाई किया जा सकता है। ये हुआ मतलब इनएलिनेबल का। ओके, दूसरी तरफ लीगल राइट्स है। लीगल राइट्स है जो कि एक गिवन लीगल सिस्टम में किसी व्यक्ति को प्रदत्त है, बेस्टोर्ड है, लिखे हुए हैं ये राइट्स, लीगल राइट्स लीगल सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये मॉडिफाई किए जा सकते हैं, रीअपील हो सकते हैं, रिस्ट्रेन हो सकते हैं। ओके, तो ये सब कलेक्टिवली नेचुरल राइट्स, लीगल राइट्स, ये सब मिला के सिविल राइट्स, ओके, सोशल राइट्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स, ये सब मिला करके ह्यूमन राइट्स बनता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, होप कि आप समझ पा रहे हो। अब देखिए कि जनरल टर्म में नेचुरल राइट्स को मोरल राइट्स कहा जा सकता है, दैट कि लोगों को कोई मैटर, अगर किसी एक ऐसे लैंड में जो लॉलेस लैंड है, जहां पर गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर भी ये राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यह मोरल राइट्स है। नेचुरल राइट्स आर मोरल राइट्स that people would have no matter that their legal rights were, and even if there were no government and no laws. Natural rights are also called as fundamental human rights because they are universal natural law. Okay, जबकि लीगल राइट्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये मैन मेड पॉजिटिव लॉज हैं। ओके, तो ये सब आप इंक्लूड करोगे नेचुरल राइट्स के नोट्स में, कि नेचुरल राइट्स आर मोरल राइट्स दैट पीपल वुड हैव नो मैटर व्हाट देयर लीगल राइट्स वेयर, एंड इवन इफ देयर वेर नो गवर्नमेंट एंड नो लॉज। Alternatively, natural rights are fundamental human rights based on universal natural law, as opposed to those based on man-made positive law. ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूं, नेचुरल राइट्स के डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, इतना जो बताया ये भी आप लिख लो, नोट्स बना लीजिए कि कैसे ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स के कंसेप्ट का जन्म हुआ बाय जॉन लॉकी। इन्होंने 3 बातें कही, बाद में फिर इस पर डिस्कशन हुए, और बहुत सारे अमेरिका के संविधान में ये इंक्लूडेड है, नेचुरल राइट्स हमारे संविधान में भी है। तो ऐसा है कि इन नेचुरल राइट्स के डेफिनेशन पर कोई एक आम सहमति नहीं है। देयर इज नो यूनानिमिटी as to which right is natural and which is not.
but there is a wide held view that nature endows every human with certain inalienable rights which cannot be abrogated or interfered with by any government. Okay. And that whether or not these rights are enshrined in a national legal code, no government is lawful if it fails to uphold them. Okay. कहने का मतलब हुआ कि नेचुरल राइट इज ए राइट considered to be conferred by the natural law. Natural right is a right considered to be conferred by natural law. तो इसी में आप जॉन लॉकी की नेचुरल राइट्स थ्योरी को इंक्लूड कर लोगे। जॉन लॉकी का जन्म 1632 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1704 में हुई थी। कहां पर? सोमरसेट इंग्लैंड में। ये पहले वेस्टमिनिस्टर स्कूल और चर्च में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पाई। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ये गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई करी। बट ही वाज also one of the greatest philosophers in Europe at the end of 17th century. क्योंकि लॉकी जब बड़ा हो रहे थे तो उनके समकालीन बहुत सारे पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल फिगर्स उस इंग्लिश सोसाइटी में उस समय थी। ठीक है, तो इनके बीच काफी डिस्कशंस हुए। तो मेन लाइन जो लॉकीज नेचुरल लॉ ऑफ थ्योरी थी वो इस पर बेस्ड थी कि there is a moral law and that moral law is discoverable by the combined work of reason and sense experience. दूसरी जो बात थी वह binding on human beings in virtue of being decreed by God. क्योंकि इन ह्यूमन बीइंग्स को गॉड ने क्रिएट किया है, ऐसा इन लोगों को मानना था। इसलिए
इनके अधिकारों की रक्षा मतलब गॉड के अधिकारों की रक्षा। तो इसको डिवाइन एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर दिया गया। तो दो तरह के नेचुरल राइट्स हो जाते हैं, हालांकि नेचुरल राइट्स के डेफिनेशन में ही है कि इट इज अनएलिनेबल राइट, लेकिन यहां पर भी एक थिन मार्जिन है, जैसे प्रॉपर्टी का राइट। तो प्रॉपर्टी का राइट अगर किसी ने स्वेच्छा से किसी को प्रॉपर्टी दे दी है तो इसका मतलब हुआ कि यह एलिनेबल राइट है स्वेच्छा के आधार पर। लेकिन किसी ने जबरदस्ती से किसी के प्रॉपर्टी को अधिकार कर लिया है तो यह काम उसने अनएलिनेबल किया है। ओके, तो स्वेच्छा से दे देना एलिनेबल है। तो इसी तरह नेचुरल राइट्स दो तरह के हो जाते हैं, एलिनेबल राइट्स एंड अनएलिनेबल राइट्स। Unalienable rights are those which God gave to man at the creation, once and for all. So by definition, since God granted such rights, government could not take them away. Okay? जैसे लाइफ एंड लिबर्टी ये गॉड ने दिया, प्रॉपर्टी जो है वो उसने अर्जित किया, कमाया, गिफ्ट में पाया, व्यापार से मुनाफा कमाया, तो यह जो है आपके एलिनेबल राइट्स हो गए प्रॉपर्टी वाले। लेकिन लिबर्टी, राइट टू लाइफ, यह गॉड ने दिया। ओके, तो कहने का मतलब हुआ कि अनएलिनेबल राइट्स आर दोज व्हिच गॉड गिव टू मैन एट द क्रिएशन। पैदा होते के साथ धन संपत्ति से तो लाभ नहीं दिया, गॉड ने दिया नहीं, वो तो कोई व्यक्ति देगा उसको। तो वो प्रॉपर्टी वाला जो तीन अधिकार जो जॉन लॉके बोला था, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, दीज आर द नेचुरल राइट्स, इसमें से लाइफ और लिबर्टी हो गए आपके अनएलिनेबल राइट्स, बिकॉज God granted such rights. So government could not take them away. And that's why the unalienable rights are fundamental parts of humanity. Alienable and alienable. तो इन राइट्स की वजह से ही ये अनएलिनेबल राइट्स जो हैं, लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इनकी वजह से क्या हुई, स्थापना हुई ह्यूमैनिटी की, क्योंकि अनएलिनेबल राइट्स आर फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। और यह बना एक बेसिस सौहार्द का लोगों के बीच में, मोरल इंटरैक्शंस हो लोगों के बीच में। अच्छे इंटरैक्शंस, सभी को जीने का अधिकार है, सभी सौहार्द और परस्पर उन्नति और एक दूसरे को हैप्पीनेस के एनवायरनमेंट में जिए और जीने दो उसके सिद्धांत का पालन करें, और एक दूसरे के स्वतंत्रता के अधिकार की का भी सम्मान करें। Okay, so these rights become irrevocable. It became the basis for moral interactions between the people. Unalienable rights, because these rights are the fundamental parts of the humanity. So therefore, these rights can never be fortified. Okay,
एलिनिएबल राइट्स, नेवर बी फोर्टिफाइड कहने का मतलब कभी भी छीना नहीं जा सकता। अगर छीना जाएगा तो वह कानून का उल्लंघन होगा। जैसे कोई किसी व्यक्ति ने किसी को मर्डर कर दिया तो कानून का उल्लंघन है, या किसी ने सुसाइड कर लिया, खुद से अपना जीवन खत्म कर लिया, तो यह भी कानून का उल्लंघन है। ओके तो इनको कभी फोर्टिफाई नहीं किया, वह व्यक्ति खुद भी स्वयं भी इसको त्याग नहीं सकता है, ना कोई इसको छीन सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी व्यक्ति खुद त्याग सकता है, दे सकता है, दान दे सकता है किसी को। तो एलिनेबल राइट्स क्या है? ये बना है एलियनेट टर्म से। एलियन सुने होंगे आप लोग। मतलब प्रॉपर्टी लॉ में एलियनेट टर्म यूज किया जाता है। एलियनेट यानी बेदखल कर देना किसी को अपने प्रॉपर्टी से, या बेदखल भी नहीं, या बेदखल नहीं, एलियनेट मतलब ट्रांसफर कर देना, बेदखल किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देना प्रॉपर्टी। तो वी एलियनेट राइट्स ओवर प्रॉपर्टी ऑल द टाइम। कैसे? बेचना, खरीदना, बाय सेलिंग और गिवन द प्रॉपर्टी अवे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द राइट्स I have over the sofa which I have bought recently will be categorized as alienable rights because I have bought it from somebody else. उसके खरीदने पैसे देने के पहले उस पर किसी दूसरे का अधिकार था, मैंने पैसा दिया, उसने अधिकार मुझे ट्रांसफर कर दिया, ले जाइए अब सोफा आपका हो गया। ओके और वही जब मान लो कि उसने सेकेंड हैंड किसी को सेल किया, इफ आई सेल द सोफा टू समवन एल्स, then again this alienation of rights are happening here. I have alienated my right to use and to dispose of that sofa because I have transferred those rights to the purchaser. लेकिन if someone breaks into my house and steals my sofa, then the fact that my right over the sofa are alienable does not in any way lessen the fact that the person who stole my sofa committed an injustice. तो जिसने सोफा आपका चुराया है, लिया है जबरदस्ती आपकी इच्छा के खिलाफ आपके किसी वस्तु को, तो उसने आपके राइट्स को, because these are alienable rights, उसने लीगल सिस्टम को क्रॉस, लीगल सिस्टम को का उसने उल्लंघन किया है। ठीक, नेचुरल राइट्स कई देशों के संविधान में इनका प्रमुख उल्लेख है। अमेरिका के संविधान में भी है, हमारे देश के संविधान में भी है। अमेरिका के संविधान में द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ये लिखा हुआ है, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल and are endowed by their creator with certain unalienable rights.
that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. लिखा हुआ है. The Declaration of Independence says that among these rights are life, liberty and the pursuit of happiness. ठीक है. तो these are the facts about the natural rights. अब आप लोग इसके नोट जो जितना मैंने बता दिया है इसके नोट्स आप बना लोगे. ठीक है. ड्रॉबैक क्या है? द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, partly due to its religious associations and perceived incoherence. कुछ फिलोसफर ये आर्ग्यू करते हैं कि नेचुरल राइट्स डू नॉट एग्जिस्ट एंड द लीगल राइट्स आर द ओनली राइट्स, क्योंकि ये कोई लिखा हुआ राइट्स एज इफ नेचुरल राइट्स नहीं है. हाँ, लीगल राइट्स के अंतर्गत लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट्स की बात की गई है लीगल राइट्स के अंतर्गत, बट बेसिकली दीज आर द नेचुरल राइट्स. ओके. जब लीगल राइट्स का जन्म भी नहीं हुआ उसके पहले से लोगों में यह कंसेप्ट था. इसके इंपॉर्टेंस को लोग समझ रहे थे, जान रहे थे, उनके लीगल सिस्टम इस पर वर्क करते थे. और यह एक माध्यम भी था, यह नेचुरल राइट्स, किंग के डिवाइन पावर को चैलेंज करने का, कि राइट टू लाइफ तो गॉड द्वारा प्रदत्त है. हाउ कैन यू स्नैच इट अवे? किसी को मृत्यु दंड कैसे दे सकते हैं अगर कोई उसने बड़ा अपराध ना किया हो. ठीक है. तो ये आइडिया ह्यूमन राइट्स का नेचुरल राइट्स के थ्योरी से डिराइव हुआ है. ओके. कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड नेचुरल राइट्स, क्योंकि उनके देखने का नजरिया ऐसा है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो सक्सेसर है नेचुरल राइट्स का. नेचुरल राइट्स पहले आए और वो फिर इवॉल्व हुए ह्यूमन राइट्स के रूप में. ओके. Natural rights in particular are considered beyond the authority of any government or international body to dismiss it. In 1948, United Nations given Universal Declaration of Human Rights, and it is an important legal instrument which talks about one's conception of natural rights into international soft law. ओके. इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इवन ऑन ए नेचुरल राइट्स कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स इज ए कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, लेकिन यह दोनों टर्म सिनोनिमस नहीं है. ओके. तो स्टूडेंट, this is all about the natural rights which you should know. So in the next class we will see the next topic. Thank you.